हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री रथ ऑनलाइन में और मैं हूं धर्मेंद्र पाल सिंह। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था यूपीटीटी परीक्षा 2026 के विषय वस्तु के संबंध में, हिंदी की विषय वस्तु के संबंध में। तो आज इसी कड़ी में हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की ही माला होती है, वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारी वाणी की इंद्रियों के द्वारा उच्चारण की जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यही वर्ण जब अपने उच्चारण के स्वरूप में होता है, जब उसे उच्चरित किया जाता है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तब वह कहलाता है ध्वनि। लेकिन यही वर्ण जब किसी ध्वनि चिन्ह के रूप में होता है, अर्थात जब उसे लिपिबद्ध किया जाता है, उसे जब लिख दिया जाता है, तब वह कहलाता है वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है, क्योंकि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की वाग इंद्रियों के द्वारा उच्चरित की जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आइए हम वर्ण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक यहां उदाहरण लिया है पानी। एक शब्द लिया पानी, और पानी शब्द के हम जब टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके दो टुकड़े प्राप्त होते हैं। पहला प्राप्त होता है पा और दूसरा प्राप्त होता है नी। लेकिन पा और नी के अभी और टुकड़े हो सकते हैं, इसके अभी और खंड हो सकते हैं, इसलिए पा और नी वर्ण नहीं है। अब इसका हम आगे विस्तार करते हैं। अब इसका आगे विस्तार में क्या होगा? प धन आ और फिर है न धन ई। प और न में हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प आ न ई, ये जो हमें जो चार टुकड़े प्राप्त हुए हैं, यही कहलाते हैं वर्ण, क्योंकि अब इन्हें हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, इसके अब और खंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां जो पा और नी है, इसके और अधिक खंड किए गए हैं। हम समझ सकते हैं कि जो कि प आ न ई के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं वर्ण, ये कहलाते हैं वर्ण। और यहां जो पा और नी है, इसे हम कहते हैं अक्षर। वर्ण और अक्षर के अंतर को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, उस संबंध में एक संशोधन अभी हाल ही में किया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की समिति द्वारा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की समिति ने 22 अगस्त 2024 को वर्णों की संख्या में संशोधन करके इसे 52 से 53 कर दिया है। लेकिन अभी इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे आपसे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला के पहले तो दो भाग हो जाते हैं। पहला कहलाता है स्वर और दूसरा कहलाता है व्यंजन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हम वर्ण देख लिए, वर्णमाला समझ गए, अब स्वर क्या होता है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न, बाधा अथवा अवरोध के होता है। अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से निकलने वाली वायु निर्बाध रूप से, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकलता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है,
इनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वह 9 होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 है। देखिए 11 कौन कौन से हैं, जैसे कि हम यहां लिख रहे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर। और हम जब इन स्वरों का विभाजन करते हैं, इनके जब विभेद करते हैं, तो हमें प्राप्त होते हैं 3 प्रकार के और स्वर प्राप्त होते हैं। इसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, या इसे एक नाम और देते हैं ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर। अब देखते हैं ह्रस्व या मूल स्वर क्या होता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर हैं। यह मूल स्वर इसलिए हैं कि इनकी प्राप्ति हमें हुई है संस्कृत के महेश्वर सूत्र से। ये मूल स्वर इसलिए हैं क्योंकि हमें इनकी प्राप्ति होती है संस्कृत के महेश्वर सूत्र से। महेश्वर सूत्र से ही इस समस्त वर्णों की रचना होती है। महेश्वर सूत्र की संख्या 14 है और इन 14 सूत्रों में से हम जब 4 सूत्र लेते हैं तो उन्हीं प्रथम 4 सूत्रों की सहायता से बनता है अच प्रत्याहार, और उन्हीं अच प्रत्याहार से बनते हैं संस्कृत के स्वर वर्ण। अब देखिए कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे पहला सूत्र होता है अयुड़। अ, ई, उ और फिर यह है रे, अयुड़। दूसरा है री, ली, क, ऋलिक। तीसरा है एयोंग, ए, ओ, न, एयोंग। चौथा है अयोच, अय, औ, च, अयोच। अब इन 4 सूत्रों की सहायता से बनता है अच प्रत्याहार। कैसे? पहला वर्ड यहां से लेते हैं अ और यहां से लेते हैं च, दोनों को मिला देंगे तब ये हो जाएगा अच। अभी इस अच प्रत्याहार से हम बनाते हैं वर्ण। कैसे? यहां से अ लेते हैं, अ, ई, उ, फिर यहां से री, ली का छोड़ देते हैं, ए, ओ, न छोड़ देते हैं, फिर यहां पर आए और औ। अंतिम में जितने हलंत लगे हुए हैं इनको छोड़ दिया जाता है। यहां पे इसको छोड़ देंगे, बाकी को यहां से ले लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब हमें प्राप्त हुए हैं टोटल 9। अब यही जो 9 होते हैं यही संस्कृत के 9 स्वर हो गए। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 है। अब इनमें 9 में से अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री ये होते हैं ह्रस्व या मूल स्वर। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वरों पर। दीर्घ स्वर कौन होते हैं? यदि किसी ह्रस्व या मूल स्वर में यदि वही ह्रस्व या मूल स्वर मिला दिया जाए तो बनता है दीर्घ स्वर। जैसे
धन अ, यदि हम ऐसा करें कि अ धन अ, तो ये हो जाएगा आ। इसी प्रकार ई धन ई बराबर ई, और पुनः उ धन उ बराबर उ। अब ये जो आपको प्राप्त हो रहा है आ ई उ, ये कहलाते हैं आ ई और उ, ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दूना समय लगता है। इन्हें कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। और इसी प्रकार अब तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं, पुनः इसको हम देखते हैं। जैसे हम मूल स्वर देख रहे हैं अ ई उ री। अब यदि अ के साथ में ई का मेल कर दिया जाए, जैसे अ के साथ में हमने मिला दिया, इस अ के साथ में मिला दिया ई, तो अ और ई, तो यदि अ ई का मेल होता है तो होता आई। अब इसी आई से होता है आय, यानी ए, अ ई से ए। अब यह ए पुनः ऐसे मिलेगा, तो अ धन ए बराबर आय। और फिर आगे ऐसे मिलाते हैं उ को, अ धन उ बराबर ओ। अब यह ओ पुनः मिलता है ऐसे, अ धन ओ बराबर आओ। इस प्रकार हमें मिलते हैं ए ऐ ओ औ। ये जो हमें चारों प्राप्त हुए हैं ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ए ऐ उ औ। आगे पुनः देखते हैं स्वरों के उच्चारण के आधार पर एक और भेद होता है स्वर का, जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। स्वरों के उच्चारण के आधार पे स्वर का एक और भेद होता है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत इसके उच्चारण में स्वरों के उच्चारण की तुलना में तिगुना समय लगता है, और इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा प्राचीन मंदिरों पर, प्राचीन संस्कृति पुस्तकों में जब लिखा होता ओम, तो ओम लिखते समय इस तरह से यहां 3 लिखते हैं देवनागरी लिपि का, और फिर लिखते हैं मैं। इसको बोलते कैसे हैं, ओम। यानी इसका जब उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लेते हैं, इसलिए इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं त्रैमात्रिक स्वर। और इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग विशेषकर जो है वैदिक संस्कृत में हुआ करता था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्वर के संबंध में विस्तार से समझा। वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, स्वर के पुनः हमने भेद किया, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। और अब इस वीडियो को विस्तार से बचाने के लिए हम अपने टॉपिक को ही बंद करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन के संबंध में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।